आज बात करते हैं दोनों मुल्कों की सांझी विरासत, साझा नाम और साझा कलाकार रेशमा की। वो एक अनपढ़ बंजारन थी। अपने कबीले के साथ दरबदर भटकती रही। न कोई स्थायी पता, न कोई निश्चित ठिकाना। भारत पाक विभाजन हुआ तो उसकी उम्र सिर्फ 1 माह थी। जन्मी थी तो उन दिनों कबीला राजस्थान के जिला चुरू के एक गांव लोहा, जो कि रतनगढ़ के बाहर अपना डेरा जमाए हुए था। बाप हाजी मुश्ताक घोड़ों और ऊँटों की बेच खरीद से 4 पैसे कमाकर कबीले को कायम रखे हुए था। दंगे हुए तो पूरा कबीला कराची की ओर कूच कर गया। थोड़ी बड़ी हुई तो अपने कबीले के ही 2-4 साजिंदों के साथ सिंध के सूफी मज़ारों पर जाकर गाने लगी। आवाज़ में रूहानियत की गंध थी। सुरों का उतना ही ज्ञान था जितना माहौल से मिला। सूफी मज़ारों पर बेसुरा गाने वालों को वैसे भी अकीदत पेश करने की इजाज़त नहीं मिलती। अभी 12 साल की उम्र को छुआ ही था कि शाहबाज कलंदर की मज़ार पर एक कवाली पेश करने का मौका मिला। वहीं पर मौजूद एक टीवी रेडियो प्रोड्यूसर ने उन्हें सुना और पाकिस्तान रेडियो के लिए गाने का अनुबंध थमा दिया। लाल मेरी पथरकियों की उनकी प्रस्तुति रेडियो पर पहली बार जिसने भी सुनी दीवाना हो गया। यही थी उसकी शुरुआती पहचान और नाम मिला रेशमा, जिसकी आवाज़ पूरे भारत और पाकिस्तान में गूंजने लगी। नवंबर के महीने में उसका जन्म एक भारतीय गांव के बाहर बसे हुए एक कबीले के शिविर में हुआ। उसी नवंबर माह में 2 वर्ष पूर्व उसकी सांसों की डोर लाहौर के एक अस्पताल में टूटी। उसकी हायो रब्बा नयो लगदा दिल मेरा दमादम मस्त कलंदर सुन चरखे दी मीठी मीठी कूक माया मैनू याद आऊंदा सरीखी प्रस्तुतियों ने राज कपूर और लता को उसके प्रशंसकों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। दिल्ली आई तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे अपने आवास पर विशेष रूप से आमंत्रित किया। दोनों देशों में सांझा पुल के नाम से चर्चित रेशमा जनवरी 2006 में लाहौर अमृतसर बस सेवा की उद्घाटन यात्रा में अपने परिवार के 7 सदस्यों सहित भारत आई थी। अमृतसर पहुंचते ही उसने दुआएं पढ़ी कि अल्लाह ताला इस तरह मेल मिलाने की रहमत अता करता रहे। उस बस में उस दिन कुल मिलाकर 26 मुसाफिर थे। इनमें 15 तो पाकिस्तान के सरकारी अधिकारी और बाकी रेशमा का परिवार व उसके साजिंदे। बताते हैं कि पूरे रास्ते वह निरंतर लोक धुन पर गाती आई। उसे चाव था अपनी जन्मभूमि की मिट्टी को चूमने का। हालांकि 1980 में ही उसके उसी गले ने कैंसर की शिकायत की, जिससे निकली सुरदार आवाज़ों ने पूरे उपमहाद्वीप के सुर प्रेमियों को अपने जादू में बांध कर रखा हुआ था। अपने इलाज के लिए उसे बैंकों से कर्जा लेना पड़ता था। कर्ज की राशि 10 लाख तक पहुंच गई थी। उसके चाहने वालों ने सरकार से गुहार लगाई और आखिरी तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के हस्तक्षेप पर कर्ज माफ हुआ। घोषणा तो यह भी हुई थी कि सरकार उसे एक मकान और एक प्लाट दे देगी और इस खर्च के लिए हर माह 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन तब तक सत्ता पलट हो चुका था और सारी घोषणाएं फाइलों में कैद होकर रह गई। उसकी हालत निरंतर बिगड़ रही थी, मगर जब भी थोड़ा सुधार होता, रियाज व रिकॉर्डिंग का सिलसिला जोर पकड़ लेता। आखिर 6 अप्रैल 2013 को उसे लाहौर के डॉक्टर्स हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। सरकार ने तब भी उसके पूरे इलाज के लिए सारा खर्च सरकारी खजाने से अदा करने की घोषणा की, मगर उसकी हालत में अब ज़्यादा सुधार होने की गुंजाइश नहीं थी। अक्टूबर में वो कोमा में चली गई। कुछ दिनों बाद सांसों का सिलसिला और आखिर नवंबर में उसी तारीख को उसने सदा के लिए आंखें बंद कर ली, जिस तारीख को उसने राजस्थान के एक गांव के बाहर अपने कबीले के एक टेंट में पहली बार आंखें खोली थी। ये एक संयोग है। पाकिस्तान की सरकार ने उसे सिताराए इम्तियाज़ का सम्मान भी दिया, लेकिन वह बार बार यही दोहराती रही कि सुरों को सरहदों में बांधा नहीं जा सकता। रेशमा की छोटी बहन कनीज़ रेशमा भी एक व्यावसायिक गायिका है। बहन का नाम उसके लिए वरदान है और अभिशाप भी। वरदान इसलिए कि रेशमा की बहन किसी परिचय का मोहताज नहीं रहती। अभिशाप इसलिए कि उसकी हर प्रस्तुति रेशमा के गायन की ऊंचाइयों से तोली जाती है। अब कनीज़ पर अल्लाह उतना मेहरबान भी तो नहीं हो सकता। रेशमा की आवाज़ ने चैनलों, रिकॉर्डिंग्स कंपनियों और इवेंट मैनेजरों को करोड़पति बना दिया, मगर उसके अपने पास बैंक का कर्ज चुकाने लायक पूंजी भी नहीं थी। और ये आर्टिकल लिखा है अगेन
डॉक्टर चंद्रत्रिका जी ने। उन्हीं की किताब सांझे पुल से मैं आपके सामने कुछ चेहरों को लेके पहले भी आता रहा हूँ, और जो लोग रह गए हैं उनको भी लेके आऊँगा। और आप लोगों की ये भी फरमाइश है कि किसी दिन डॉक्टर चंद्रत्रिका के साथ क्यों ना बैठूं, तो वो भी जल्दी बैठूंगा। शुक्रिया।